समृद्धि महामार्ग नागपुर में ट्रक्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है, पोट्टो को यहाँ से बाहर भेजने के लिए है। देवेंद्र फडणवीस इज एन एम्बिशियस पर्सन और श्रूड पॉलिटिशियन। मेरे फेवरेट ने विकास ठाकरे मेरे फेवरेट थे। अब विकास ठाकरे कॉम्प्रोमाइज, नितिन गडकरी एज अ विजनरी गाय, वो जाके सीखते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता। नितिन राउत जस्ट एक क्या बोलूँगा उसको, मोहरा नहीं मोहरा नहीं, नितिन राउत इज जस्ट एन ऑप्शन। अजित पवार, आलू का नाम देखा है, आलू के बिना कुछ नहीं बनता। शरद पवार तो जो चाणक्य महाराष्ट्र पॉलिटिक्स बोलते थे तो ये देश है पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स। बस यही अगर चाणक्य ने चंद्रगुप्त पैदा किए होते तो किसी कुछ और होते। भारत देश अखंड है और भारत में अगर नॉनवेज क्यूजिन की बात करें तो अपने हर एक क्षेत्र का अलग अलग स्वाद है। वैसे ही पॉलिटिक्स और युवा नेता का सीन है, अपने क्षेत्र के अपने अलग अलग युवा नेता है, लेकिन महाराष्ट्र का जो असल नॉनवेज क्यूजिन है वो है साहू जी। और वैसे ही महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का जो असल युवा नेता है वो आज हमारे साथ जुड़ने वाला है। जब युवा नेता बनते हैं ना तो सिर्फ प्रचार करके या दो चार घरों में जाके रील डाल के नहीं बनते, कई हमले सहना पड़ता है, कई मुद्दे पे बात करनी पड़ती है, बड़े बड़े लोगों को जो गलत है उनको टारगेट भी करना पड़ता है, अपनों को परायों को सब छोड़ के सही के साथ में खड़ा भी रहना पड़ता है। और आज नागपुर से ऐसी ही पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़ने वाली है। नागपुर में कई युवा नेता है, नागपुर में कई बड़े नेता है, लेकिन जो जनता के टॉपिक्स है, जो जनता की प्रॉब्लम्स है, उस पर बात करने वाले बहुत कम हैं। जो ये नहीं देखते कि ये कौन से जात का है या ये कौन से क्षेत्र से आता है या इनका बैकग्राउंड क्या है, कुछ नहीं। अगर उनकी तकलीफ है और वो जनता की तकलीफ है तो उस पर बात करते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि विपक्ष की वाट लगा देते हैं खड़े खड़े। हमारे साथ आज है यश गोरखेड़े। गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल? बढ़िया, सब इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन आ गए हैं, अभी डेट रिलीज हो गई है। हाँ, डेट रिलीज हो गई है। बीजेपी को, मतलब बीजेपी ने विपक्ष तो खत्म कर दिया है। लड़के नागपुर के मिलके एक नया विपक्ष बना रहे, तो उसमें भी डर लग रहा, तो जल्दी इलेक्शन कर दिया अनाउंस। खैर अच्छा, ऐसा है, आए बराबर तन। इलेक्शन अब कैसे जीते? स्टेट इलेक्शन कमीशन तो राहुल गांधी जी जो माननीय विपक्ष के सांसद है, अब उन्होंने भी जब बोला तो किसी ने सीरियसली नहीं लिया। फिर बाद में तुम देखते हो कि बावनकुळे जी भी बोल रहे हैं, फिर लोग जो है वो भी बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ घोटाला हुआ है करके। बावनकुळे जी जब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में मराठी में एक वर्ड है त्रुटि, उसमें आपको सुधारना करनी पड़ेगी, तो भाई आप सीधा सीधा आप इलेक्शन लगा दे रहे हो। अब बाकी विपक्ष क्या है, उसको सुधारने के पहले 27 तारीख को इलेक्शन का ये आएगा वोटर लिस्ट आपका। हाँ। और उसके पहले ही आप लोगों ने इलेक्शंस अनाउंस कर दिए। तो क्या है, विपक्ष जो है, विपक्ष के लोग चकल्लस में लेते हैं हमेशा, और चकल्लस के चक्कर में जनता लेगी इनको चकल्लस में। नया विपक्ष बना है जन बदलाव, नागपुर के लड़कों ने, देश के लड़कों ने मिलकर बनाया है। लेकिन नागपुर में पहले ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, और ये एक्सपेरिमेंट जो है ये सफल होगा, और उसके बाद फिर पूरे देश में जन बदलाव ये अपना काम करेगा। युवा टीम है पूरी। युवा आप कैसा है कि युवा नेता बोल के ना, वो लोग जिनके बाल पक गए हैं लेकिन उनके अंदर आज भी भगत सिंह का खून है, अब उनको बेइज्जती कर देते हो। तो युवा मतलब, युवा एक ताकत होती है, ऐसा हमारा मानना है। और युवा अगर एक ताकत है तो वो एज क्राइटेरिया में मैटर नहीं करता, दिमाग, सोच, उनकी सोच क्या है, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनका विजन क्या है। तो यार मुझे लगता है कि यही फ्यूचर है। और जन बदलाव युवाओं की एक सोच थी, नागपुर के लड़के लड़कियों की एक सोच थी कि भाई अब तो बदलाव होना। अब लेकिन बदलाव की बात तो हर 5 साल में होती है, ये बदलाव चाहिए, नया नेता चाहिए। लेकिन फिर जैसे ही वोट देने की बारी आ गई, जो 5 साल गाली मारने वाला वोटर है वो तुरंत वोटिंग के दिन जाके मेरी जाति का धर्म का कौन है, हाँ वो जाति धर्म आ जाता। अगर मैं बीजेपी को पसंद नहीं करता तो बीजेपी के खिलाफ मैं वोट दूंगा, अगर मैं कांग्रेस को पसंद नहीं करता तो मैं कांग्रेस के खिलाफ वोट दूंगा। मुद्दे के भाड़ में, मुद्दे के साइड में, ऐसा सीन होते आया, कभी बदलाव नहीं होता। तो हमने, लोगों ने सोचे कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो वोटिंग का अधिकार दिया है, तो ये तो सबसे बड़ी भाई जनता है,
जनता ही मालक है, जनता वोट डालने जाएगी नहीं तो नेता चुन के कैसे आने वाला है, नहीं आएगा। सही बात। तो और अभी लोग ये कहते हैं कि अरे भाई ईवीएम में फॉल्ट है। मैं ईवीएम में फॉल्ट छोड़ दो, मैं सिर्फ अगर बैलेट बॉक्स की अगर बात करूंगा, बैलेट बॉक्स पे पहले इलेक्शंस होते थे, ईवीएम तो अभी भी आया है कुछ सालों पहले। तो बैलेट बॉक्स के भी मैं अगर 40 साल पकड़ लूं तो वो बैलेट बॉक्स के 40 सालों में भी क्या जनता ने जेन्युइनली अपने मुद्दों पे वोट दिया, उसका आंसर है नहीं। जनता ने जाति और धर्म पे ही वोट दिया है, और जाति और धर्म ही 5 साल खाने को आपको मिलती है। तो इसीलिए सारे लोगों ने सोच के एक समझा कि भाई पहले जनता पे काम किया जाए, और इसीलिए इस पार्टी का नाम जन बदलाव पार्टी ये दिया गया, और हम लोगों ने इसको लॉन्च किया है और अभी काम कर रहे हैं, मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, जाति धर्म पंथ भाषा सब छोड़ के साइड में रखते हुए। अगर आप इंडियन हो, ये देखो, आपके अगर कोई नहीं सुन रहा, आपके साथ अगर अन्याय हो रहा है, नाली गटर का प्रॉब्लम रहो या बड़े से बड़ा प्रॉब्लम स्कैम रहो, मुश्किल है, तट पर खड़े और लड़ेंगे हम लोग आगे। अभी तक रोड पे लड़ रहे थे, अभी जनता के पक्ष में हम लोग लड़ रहे थे, अब जनता के लिए हमारे लड़के जो है नगर सेवक बन के आगे लड़ेंगे। कोई बड़ी पार्टी का सपोर्ट नहीं है, कोई चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, आपके पास में कोई सपोर्ट। अरे भाई आप कैसे करोगे भाई? आप सुरेश एक बात समझ लो, बड़ी पार्टियां जो होती है जनता बनाती है ना? हाँ, वो तो है। जैसे ही नेता आपके सामने वोट मांगने के लिए आता है कटोरा लेके कि भाई वोट दे दो, ताई वोट दे दो, अरे मौसी मला वोट दे, जैसे ही नेता बन गया, अरे छोड़ो एमपी एमएलए खासदार आमदार, जैसे ही नगर सेवक बन गया, वो कटोरा जो लेके आता है वो जाता है जनता के हाथ में, और नेता फॉर्च्यूनर पे निकल जाता है। तो ये जो सिनेरियो चल रहा है ना भाई, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं चल रहा है यहाँ पे कि जनता ही घूम रही है। अरे भाई जैसे तुम अगर इलेक्शंस के वक्त अगर आप वोट मांगने के लिए आ रहे हो, आप डोर टू डोर जा रहे हो, आप रैली कर रहे हो, तो आप 5 साल क्यों मुंह नहीं दिखा रहे हो? आपको 5 साल तो मुंह दिखाना पड़ेगा, और जनता को ये करवाना पड़ेगा कि भाई तेरे को हमने वोट दिया है। लेकिन जनता, एक सर्वे मैंने पढ़ा था कि जनता बिहार में अभी 10,000 रुपए लेके जनता ने वोट दिया। तो भाई फिर राज ठाकरे जी खड़े होके जो बजाते हैं, तो फिर तुम जस्टिफाई कैसे करोगे? सही बात है। तो जनता को चेंज करना पड़ेगा। और बड़ी पार्टियों का सपोर्ट क्या है भाई? हमारे पास जनता है। यश गौरखड़े कोई नेता या कोई एमएलए का बेटा नहीं है। सही बात। यश गौरखड़े एक मैकेनिक का मजदूर का बेटा है। इसलिए हमारे अंदर कुव्वत है ना, हमारे अंदर ताकत है ना, हमको किसी ने प्लेटफॉर्म नहीं दिया, हमको किसी ने कुछ नहीं दिया, तो हम लोगों ने खुद ही बनाया। आज आप रिस्पॉन्स देख रहे हो जन बदलाव का। विपक्ष खत्म हो चुका है, मतलब विपक्षी पार्टियां खत्म हो चुकी है, जनता नहीं मरी है। लेकिन जैसे आपने बोले जात पात को देख के इंडियन क्या हेल्प करते, जात पात को देख के, लेकिन एक अभी बीच में किस्सा हुआ था कि जो आपके समाज वाले ही है वो आपके खिलाफ हो गए थे कुछ मुद्दों को लेके, और मतलब हाथापाई वगैरह तक वो बात आ गई थी। उसके बाद में फिर हाथापाई नहीं हुई थी वहां पे। नारा की आप बात कर रहे हो ना, नारा पार्क की। तो नारा पार्क में कितने लोग थे वाले वीडियो में देखा आपने? 10-12 लोग। हाँ, उससे ज्यादा नहीं। बौद्ध समाज कितना है नागपुर में? बहुत बड़ा है, 6.5 लाख। 6.5 लाख। तो अगर 10-12 लोगों को बोलोगे कि ये बौद्ध समाज है तो ये गलत है ना। हम बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, तथागत बुद्ध को हम लोग मानने वाले लोग हैं। साथ साथ में हर ग्रंथ की पढ़ाई भी मैं शुरू कर दिया हूँ, पढ़ रहा हूँ, और सारे ग्रंथ एक ही चीज सिखाते हैं, वो है ह्यूमैनिटी। अगर आप धर्म को सामने लेके आके आप राजकारण करोगे, अगर आप धर्म को सामने लेके आके आपका एजेंडा अगर चलाओगे और हमको समझ में आ रहा है और हम चुपचाप है, तो फिर हमारे अंदर तो हमारे ऊपर थू है उसके ऊपर। इसलिए हम एक्चुअली वो आंदोलन जो शुरू किया था वो मेरा ही आइडिया था, वो मैंने ही सपोर्ट किया था, उनको मैंने ही बताया था कि इसको इस तरीके से करना चाहिए। लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि इसका डॉक्यूमेंट्स है। बाद में जब मुझे पता चला कि भाई ये लोग समाज को बेचने के लिए चले गए हैं, तो मेरा काम है समाज की आंखें खोलना, और मैंने खोला। तो फिर वही लोग खिलाफ हुए। वो खिलाफ तो होंगे ना। मैं तुम्हारी दुकानदारी में अगर बंद कर दूंगा तो तुम तो खिलाफ होंगे ही ना। कोर्ट का डिसीजन आ गया है। कोर्ट ने बोल दिया है कि एनआईटी ने उनको एक तो टीडीआर देना चाहिए वो प्राइवेट लैंड के ओनर को, और वहां पे पार्क बनाना चाहिए। इन्होंने हमको झूठ बोले कि बाबा साहब के नाम के ऊपर जगह आरक्षित थी। तो हमारा ऐसा बोलना है कि भाई समाज में और मुद्दे नहीं है क्या? बहुत है। बेरोजगारी नहीं है? सही, बहुत। कोविड 5 साल पहले आया था, लोग मर रहे थे। 12,500 बेड है सिर्फ नागपुर में। 35 लाख की पॉपुलेशन है। 10% भी बेड नहीं है। 10% छोड़ो, 1% भी बेड बिक रहे थे। तो बड़े स्कूल्स में आज एजुकेशन नहीं मिल रहा है, बिजनेस है वो। तो मुद्दे कितने सारे हैं।
आपको क्या दिख रहा है? मंदिर, मस्जिद, चर्च, बुद्ध विहार, और इससे बाहर निकलो मेरे भाई। और इसलिए जन बदलाव शुरू हुआ। और हमको क्या है, वो ये लोग समाज नहीं होता, समाज में सब लोग आते हैं। और इस देश में जब आप आर्टिकल 1 पढ़ते हो, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब संघ एक है, समूह है सारे प्रांतों का। तो फिर उसमें सारे धर्म आ गए। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? आप जाके पढ़ लीजिए, आप किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते जाति धर्म के नाम पे, पंथ भाषा के नाम के ऊपर। तो हम वो लोग हैं जो संविधान को मानने वाले हैं, हम वो अम्बेडकरवादी है, हम वो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले मावड़े हैं जो जाति धर्म को। जाति धर्म। अभी आपने अपनी पार्टी जन बदलाव जो है वो पार्टी लॉन्च की। कई विशेषज्ञों का भी ये मानना है, जो पॉलिटिकल विशेषज्ञ है उनका ये मानना है कि ये सही समय है कोई नई पार्टी के खड़े होने का, क्योंकि विपक्ष जो है वो विपक्ष टूटने की कगार पे है। और कोई अगर नई पार्टी खड़ी होती है और वो स्ट्रॉन्ग मुद्दे पे खड़ी हुई लोगों का सही में सपोर्ट बन के, तो वो भारत, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, भारत देश की बड़ी पार्टी वापस बन सकती है। तो इस विषय पे क्या मानना है आपका, ये सही है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये बिल्कुल सही है और ये पॉलिटिकल पार्टीज ये बननी चाहिए। बनने मौके पे चौका मारे। पॉलिटिकल पार्टीज ये आनी चाहिए और मौके पर चौका कोई नहीं मारता है। आपको मैं बता दूं, जन बदलाव पार्टी ऑलरेडी 3 साल पहले रजिस्टर्ड एंटिटी थी। हमने कभी उसको लॉन्च नहीं किया क्योंकि हमारे पास ना सही लोग थे और ना वो सही रिसोर्सेस थे और ना वो सही समय था। हमारे पास जब पूरे लोग आए और लोगों ने बोला कि दादा अब बहुत हो गया, अब बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस में स्थिति कैसी है कि कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस को इधर बेच डाला पूरे तरीके से। अगर कांग्रेस को बेच डाला है तो अब किसको वोट दे? अब किसके बारे में हम लोग बात करें? बीजेपी से सवाल कौन पूछेगा? क्या बीजेपी का महापौर जो है वो जनता के लिए बनेगा या नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस के लिए बनेगा? या कांग्रेस का जो कांग्रेस का जो मेयर बनेगा, क्या उसके अंदर इतना दम है कि वो गडकरी और फडणवीस को टारगेट कर पाए? नहीं है। तो इसीलिए जनता ने बोला कि हमको एक नया ऑप्शन चाहिए। और इसीलिए ये ऑप्शन कब आएगा? जब जनता के ही बच्चे, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जनता के ही बच्चे जनता की मदद से, जनता के चंदों के पैसों से जब इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीतेंगे, तब बदलाव होगा। और उस वक्त जो मेयर बनेगा, उस वक्त जन बदलाव का, जनता का जो मेयर बनेगा, जो महापौर बनेगा, वो जनता के लिए आने वाले 5 साल काम करेगा और उसके अंदर दम होगा बोलने का। गडकरी फडणवीस के सामने खड़े रहेगा कि तुमने जो काम किया करप्शन है, हमको फ्लाईओवर ये आप ठीक है आप बनाओ, लेकिन हमको मूलभूत सुविधाएं चाहिए, हमको पानी नहीं मिल रहा। एक समय पे नागपुर ये क्लीनेस्ट सिटी था, ग्रीनेस्ट सिटी था। आज दिल्ली जैसे हमारे हाल होने में समय नहीं लगेगा। आज AQI आप देख लो 190 बहुत बढ़ गई है। तो फिर ये सब, इसके बारे में कौन बात करेगा भाई? जनता को ही बात करनी पड़ेगी और जनता ही बात करेगी। और यही हमारा पूरा का पूरा मोटो है आगे। आपको नहीं लगता कि नागपुर में अनप्लैंड डेवलपमेंट तो हो रहा है, देख ही रहे सब जगह काम, लेकिन थोड़ा सा अनप्लैंड हो रहा है क्योंकि अनप्लैंड ही है, बेसिक जो चीजें है उसको इग्नोर कर दिया जा रहा है और नई चीजें खड़ी कर रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है भाई। 3 साल इलेक्शंस हुए नहीं है, अभी वो आए हैं। यही प्लानिंग थी बीजेपी की कि भाई कोई विपक्षी ना रहे। विपक्ष जो था कांग्रेस के नेताओं ने बेच दिए कांग्रेस को, विपक्षी नहीं। तो विन विन सिचुएशन होगी। विन विन है बिल्कुल। वो अगर प्रचार भी नहीं करेंगे, उनको पता है। और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस बोल रही है कि ईवीएम सेट है। तो भाई अगर आप ईवीएम सेट है तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो यही बात आपने कर्नाटका में क्यों नहीं करी? यू स्वीप इलेक्शन इन कर्नाटका, यू वॉन झारखंड, देन व्हाई यू डिडंट स्पीक अबाउट इट? वोट चोरी का क्यों नहीं किया आपने? ठीक है भाई, आप वोट चोर गद्दी छोड़ का आप नारा लगा रहे हो, वो एकदम सही है और गलतियां है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन बायस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन उसी वजह से कांग्रेस हार रही है ऐसा मुझे नहीं लगता। कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि नए लोगों को चांस देना पड़ेगा। और नेता जो है कांग्रेस के, वो कार्यकर्ताओं को चांस नहीं दे रहे, नेता जो है अपने बच्चों को चांस दे रहे हैं। और इसीलिए परिवारवाद जो चल रहा है, समय की वजह से विपक्ष जो है, देखिए आज की स्थिति क्या है, जो हो गया उसको तुम मरे हुए इंसान को कब्र से उखाड़ के तुम नहीं पूछ सकते तुमने क्यों करा था। आज सत्ता में जो हम उनकी बात करेंगे ना, सत्ता मगरूर है, सत्ता चाह रही है कि हम लोग डिक्टेटरशिप बन जाए, सत्ता क्या चाह रही है हम लोग तानाशाही बने।
सत्ता क्या चाह रही है कि इस देश का संविधान जो है वो मनुस्मृति से बदल दिया जाए, यही चाह रही है सत्ता। हम किसकी तरफ देख रहे हैं? विपक्ष की तरफ। विपक्ष में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। कांग्रेस क्या कर रही है? कुछ भी नहीं, खत्म ही, वर्चस्व ही खत्म कर दिया। वर्चस्व नहीं है ही नहीं, कहाँ है? मुझे एक भी, चलो मान के चलो कि कल कांग्रेस पूरी की पूरी सीट जीत गई, कांग्रेस का मेयर कौन होगा? मुझे एक भी आप फेस बताओ जो गडकरी फडणवीस के सामने खड़े रह के बात करें। जन बदलाव का मेयर बन गया तो भाई हमारे पास फेसेस है, मैं खुद बात करूंगा, मैं खुद बात कर सकता हूँ। मैं आज मैं कौन हूँ भाई? एक युवा नागपुर का, बस 30, 32, 35 साल के लड़के जो है वो इनको सवाल पूछ रहे हैं। हमारी जितनी उम्र है उतना इनका एक्सपीरियंस है। सही को हम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने ये क्यों नहीं किया? हम मालक है, आप हमारे नौकर हो। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट सब तुम्हारे पास है, लेकिन हमारे पास आवाज है, भगत सिंह का खून है, बाबा साहब का संविधान है, छत्रपति शिवाजी महाराज का शक्ति है। हम लोग इससे बिल्कुल लड़ेंगे और जीत। बात देखो यार, हम लोग डरने वालों में से है नहीं। ये लोग ने बहुत कोशिश करे, बहुत दबाने की कोशिश करे, दबने वाले। क्या केस हुआ था विकास ठाकरे के साथ में? विकास ठाकरे के साथ कोई केस ही नहीं। उनके लड़कों ने आके आप पे हमला किया था, बहुत चर्चा में था वो केस। चर्चा में अभी तो आएगा और बाहर आएगा वो केस। अभी क्या है कि क्या होता है ना सुयश, आप जब काम करते हो तो पहले आपको इग्नोर किया जाता है पागल है करके, फिर आप और अच्छा काम करते हो तो फिर आपको समझौते के लिए बोला जाता है, आप कभी भी नहीं मानते हो। फिर आप और अच्छा काम करते हो तो आपको खरीदने के लिए ऑफर आते हैं, फिर भी आप बिकते नहीं हो। साम दाम दंड भेद। फिर आपके और आपके लोगों में, आपके परिवार में, आपके पड़ोसी में, आपके दोस्तों में, आपके शहर के लोगों में आपको बदनाम किया जाता है, फिर भी आप अपना काम करते रहते हो। और ये सब जब चीज़ हो गई तो आपको फिर मौत के घाट उतारने का काम ये नेता लोग करते हैं। और वही मेरे साथ उस दिन हुआ, 17 नवंबर के दिन। मतलब आपका कहना है कि उनके लड़कों ने आपको किडनैप करके मारने की वीडियो रिकॉर्डिंग है पूरी भाई। पुलिस स्टेशन में मैं बैठा हूँ जख्मी हालत में। पुलिस स्टेशन में आपने तो देखा है ना, रात भर बैठे थे जख्मी हालत में। मुझे हॉस्पिटल की जगह मुझे बस घुमाया गया। ये नाक पे जो काला दाग देख रहे हो ना, मुझे कड़े से मारा गया था, मुझे किडनैपिंग, मुझे चोक किया गया था। क्यों? लेकिन डिपार्टमेंट तो, पुलिस डिपार्टमेंट थोड़ी ना नेता को देखेगी, वो पुलिस डिपार्टमेंट। मेरा कंप्लेंट आप जब पढ़ोगे उसके अंदर मैंने लिखा है मुझे जान से मारने की कोशिश की गई थी, मेरा किडनैपिंग किया गया था। इसके ऊपर कौन सी कलम लगती है? अटेम्प्ट टू मर्डर। इसके ऊपर कौन सी कलम लगती है? किडनैपिंग की। एनसी कैसे दाखिल होता है? क्यों मुझे रात भर बिठाया गया? क्यों मुझे बिठाया गया? एक भी पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन खाली था, पीआई कोई नहीं था। अरे वीडियो रिकॉर्डिंग है भाई, आप लोगों ने चलाए हो उसको। वीडियो रिकॉर्डिंग है कि रात भर पूरा थाना लावारिस है। और जब समझ में आया कि भाई भी आंख पे आएगी तो इन्होंने मेरा कंप्लेंट जो है वो लिया, और वो भी उसको 12 बार चेंज किया अपनी ही मर्जी से। कंप्लेंट चेंज? और कंप्लेंट कब हुई दाखिल? 18 नवंबर शाम को 7 बजे। अच्छा, ठीक है। हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस पीआई कब बुलाता है? 6 घंटे पहले कि ये फैब्रिकेटेड है। तो आप समझ रहे हो क्या सीन है। इन्होंने मेरा एमएलसी रिपोर्ट नहीं दिया, रिकॉर्ड्स है मेरे पास, सब चीज की गई, लेकिन हम लोग रुके क्या? तो डर नहीं लगता आपको? डर क्या लगेगा भाई, सबको जाना है। पॉलिटिकल पावर हम सबको मालूम है, पॉलिटिकल पावर अलग रहता है। भगत सिंह का नाम सुना है ना? भगत सिंह तो भाई तो उनकी विचारधारा से प्रेरित नहीं है। भगत सिंह जैसे युवा इस देश में पैदा नहीं हो सकता। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा भगत सिंह जिंदा है हमारे हर एक खून के कतरे में, भगत सिंह जिंदा है। हमको डर नहीं लगता भाई, क्या होगा? मौत में ही ये लोग तब्दील करेंगे ना हमको। हमारे विचार को ये लोग कैसे मारेंगे? बाबा साहेब ने आपके, हमारे लिए और इस देश के हर एक बच्चे के लिए अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया था। वो इस देश के, इस दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी बन सकते थे उस समय में, अपने बच्चों को भी नेता बना सकते थे। उन्होंने किया वो चीज? नहीं किया। आज बाबा साहब को लोग एक जाति और धर्म तक ही सीमित रखते, लेकिन बाबा साहब सबके हैं, क्या आपको पता है? सबके। आज स्ट्रीट वेंडर्स बोलो, रोजगार का मुद्दा बोलो, किसी के साथ भी कुछ अन्याय हो रहा है तो सबसे पहले आपको वकील हायर करना पड़ता है। सबसे पहले आपको संविधान की किताब लेके आपको बजानी पड़ती है सिस्टम की। तुमको कंट्रोल करने के लिए किताब है मेरे भाई, तुम सीधे से रहो। नेताओं की भी
4 हो जाती है जब बात आती है संविधान की। तो उस दिन बस यही हुआ था, आवाज दबाने की पूरी कोशिश की थी। और वहां पे विकास ठाकरे के लोग थे और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं एक्सपेक्टेड रहता तो आप और अपने साथ में 4 गाड़ी ले आते ना। मेरे लोग और मेरे पिताजी जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत काम किए, अच्छा, बहुत ज्यादा काम किए, बहुत मतलब बहुत काम किए, ऑन कैमरा बता रहा हूँ आपको मैं, बहुत काम किए। मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था यार कि विकास जी ठाकरे, मेरी लड़ाई विकास ठाकरे से है ही नहीं और ना ही मेरी विकास ठाकरे के कांग्रेस से कुछ लेना देना कुछ नहीं है। और सत्ता में जो लोग बैठे हुए ना, बीजेपी के लोग, देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये लोग सबसे पावरफुल लोग हैं। विकास ठाकरे कौन है? एमएलए है, कल चेंज हो जाएंगे, कल कोई और आएगा। कांग्रेस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ राहुल गांधी को, लेकिन उनके लोग ये उन्होंने किया तो उनके मर्जी के बिना तो नहीं किया होगा। एग्जैक्टली मुझे एक भी कॉल आया गया उनका कि यश मेरा ये मैटर से कोई लेना देना नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता है, इतना तो किया रहता ना इंसानियत के नाते। तो मुझे और भी नेताओं के फोन आए, कांग्रेस के, भाजपा के, आम आदमी पार्टी के लोग मेरे लिए खड़े थे रात भर। ये इंसान नहीं है क्या? है ना? मुझे फोन करके पूछे ना कि बेटा क्या हुआ, एक बार, हाँ, नागपुर का बेटा है, तू क्या हुआ तू बता हमको। अरे इवन मुझे नागपुर के बहुत बड़े नेता का भी फोन आया, उन्होंने भी मुझे बोले कि यार ये जो हो रहा है ये सही नहीं है। नहीं था, एक्चुअली सही नहीं था। मतलब अगर मेरा दिमाग काम नहीं करता या मेरी किस्मत बुलंद नहीं होती या मैं थोड़ा सा गेट खोल के अगर नहीं कूदता बाहर, तो आज शायद मैं आपके सामने बैठ के पॉडकास्ट नहीं कर पाता। मेरी वाइफ विधवा हो जाती, मेरे माँ बाप बेचारे। पॉलिटिक्स इज सो इंटेंस। मैं वही बात पॉलिटिक्स की नहीं है, बात गुंडागर्दी की है भाई। तो वही तो गुंडागर्दी को मतलब गुंडागर्दी वहीं से आती है। आपने वोट मांगा, आपको वोट मिला ना, आपको मेरे समाज ने वोट दिया ना, दिया। सबसे बड़ा वोट बैंक आप मेरे समाज का है ना। मैं समाज और जात धर्म की बात नहीं करता, मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। आपको वोट दिया ना, चाहे वो बीजेपी के डर से दिया होगा, विकास ठाकरे को वोट दिया ना, दिया कि नहीं दिया ना, तो लोगों के वजह से ही तो बने ना। आप यार कैसे क्या ये कर सकते हो? और उनको मैं कॉल भी लगाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अच्छा, कोई ये नहीं है, नो रिस्पॉन्स, कोई कुछ भी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में कॉल उठाए थे, नहीं उठाए, 3 बार कॉल लगाया था। हाँ। उनको फिर मैंने मैसेज किया, वो मैसेज आज भी है मेरे पास। मैसेज किया था कि मुझे आपकी मदद चाहिए आपके कार्यकर्ता के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए। तब जाके उन्होंने कॉल उठाया क्योंकि उनको पता था कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। उन्होंने कॉल उठाया, मैंने बोला ये इशू है। बोले मैं कार्यक्रम में बाद में कॉल करना। कभी कॉल नहीं आया उनका, फिर कभी कॉल नहीं आया। अगर उनका कोई लेना देना नहीं होता, और मुझे तो आश्चर्यचकित हूँ भाई मैं कि उनके सबसे खास मित्र है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस आज होम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर भी है। अच्छा, हाँ, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री महाराष्ट्र के। देवेंद्र फडणवीस के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, देवेंद्र फडणवीस के शहर में सदर पुलिस स्टेशन आता है। वहां पे मेरे जैसा एक्टिविस्ट लड़का, मैं कोई आम आदमी तो नहीं रहा अभी, वो तो आम आदमी, जनता ने बेटा बना दिया है। मैं एक आवाज हूँ, आवाज उठाने वाला एक प्रतिनिधि बना दिया आपको। लोग मुझे देखते हैं, लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं, लोग मुझे मदद मांगते हैं। नैतिकता के आधार पे पुलिस वालों ने मेरा कंप्लेंट लेना चाहिए था, तुरंत लेना चाहिए था। क्यों डिले किया गया? क्यों देवेंद्र फडणवीस बचा रहे हैं विकास ठाकरे को? ऐसा कोई सीन है तो कानूनी प्रक्रिया जो है वो मैं कानून से पूरा करूंगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े उसके लिए जाऊंगा, क्योंकि लोग मुझे देख रहे हैं। यश भाई के साथ जो हुआ, वन ऑन वन अगर देवेंद्र फडणवीस, विकास ठाकरे और आप सामने आमने सामने बैठे हैं तो क्या एक सवाल पूछोगे आप दोनों से? क्यों, वाई, क्यों कर रहे हो आप ये सब मेरे साथ? क्या 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 गलती है मेरी? आपके चोरी के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, यही गलती है? आप जो समाज के लिए उठा रहे हो तो व्यक्तिगत, आप जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो वो मेरी गलती है? क्या है मेरी गलती बताओ? चलो आज हो जाए। यश गौरखड़े की गलती क्या है बताओ? क्यों समाज के लिए आवाज उठा रहे तो पर्सनल अटैक करना? मैं समाज के लिए नहीं, मैं इंसानों के लिए आवाज उठा रहा हूँ। मैं हर भारतीय के लिए आवाज उठा रहा हूँ। आपने मुझे कभी देखा है क्या ये भाई तू मुसलमान है क्या, अरे तू हिंदू है क्या, अरे तू बौद्ध है क्या, मैं तेरे लिए काम करूंगा? नहीं यार। अरे तू यूपी बिहार वाला है क्या? सबके लिए काम करता हूँ।
और यही संविधान ने सिखाया है मुझे। मेरी क्या गलती है मुझे बताओ ना। हमारे पास भी हाथ है, हमारे पास भी पैर है, हमारे पास भी लड़के हैं, हमारे पास भी आज नागपुर में क्राइम इतना बढ़ गया नहीं कि 17-18 साल के लड़के मर्डर कर देते हैं। हमारे पास नहीं है लोग करने के लिए, हम नहीं कर सकते क्या ये सारी की सारी चीजें? हर कोई कर सकता, हर कोई कर सकता, सही बात है। लेकिन हम लोग वो लोग नहीं है जो धोखे से किसी को अकेला देख के उनको जान से मारने की कोशिश हम लोग करेंगे। ये उन्होंने किया है और मुझे पूरा विश्वास है संविधान पे, पुलिस वालों पे नहीं। पुलिस वालों पे तो कहाँ भी पुलिस अभी जरीपटका में देखे ना, एक बीजेपी का कार्यकर्ता सर फोड़ दिया एक आदमी का, उसकी बेटी को, मैं नहीं बोल सकता कैमरे के सामने, इतना खून खौला था। और उसमें बीजेपी का नेता जाके वहां पे कॉम्प्रोमाइज की भाषा करता है। लेकिन ये ताकत है जन बदलाव की और नागपुर की बेटी की और इस देश के संविधान की, जिसके ऊपर एफआईआर भी होती है और वो जेल भी जाता है। हम कोई पद पे नहीं है, हम कोई नगर सेवक नहीं, हम कोई सीए, हम कोई सीएम, एमएलए, एमपी, पीएम नहीं है, हम एक आम लड़के हैं। सोचो जन बदलाव के लड़के जब जीत के आएंगे तो क्या होगा? सही बात। इनकी सत्ता खत्म कर देंगे हम लोग। खत्म मतलब इनकी पॉलिसीज। देवेंद्र फडणवीस जी से हमारा कोई व्यक्तिगत नहीं है, या देवेंद्र फडणवीस जी और मेरा कोई मतभेद नहीं। कभी मिलते हैं तो अच्छे से बात करते हैं। वो गडकरी जी 2.5 घंटा मेरे साथ बैठते हैं, क्या ही मतभेद रहेंगे। लेकिन कोई जो मतभेद है, आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं। क्यों देवेंद्र फडणवीस क्या ये इंडियन नहीं है क्या? हम तो बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन कल चल के कभी जिंदगी में कभी जरूरत पड़ गई, ऐसा कभी कुछ होता, हम लोग खड़े रहेंगे ना उनके लिए। क्यों नहीं रहेंगे हम लोग खड़े? देखिए हम लोग छोटे लोग हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि अगर विकास ठाकरे या देवेंद्र फडणवीस या जितने भी मेरे साथ जो भी किया है, अब देवेंद्र जी का मैं नाम ले नहीं सकता क्योंकि देवेंद्र जी है नहीं, लेकिन हाँ उनके पुलिस वाले थे तो इसके लिए तो वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर ये लोग मिलेंगे, मैं पूछूंगा क्यों भाई, क्यों किया आपने ये सब मेरे साथ, क्यों किया? और क्या गारंटी कि ये कल चल के मेरे साथ नहीं होगा? और नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो एक पत्रकार को ये महाशय कहते हैं कि इलेक्शन निपटने तो इसकी लाश भी नहीं मिलेगी। सही बात। ये इनकी भाषा है। इनको इसीलिए वोट दिया था भाई, तुमको वोट इसीलिए दिया था कि तुम बीजेपी की तरह नहीं निकलोगे, हमारे लिए खड़े रहो, हमारे खिलाफ नहीं। भाई आप खिलाफ में जाओ ना, आपके पास मुंह है ना। अगर आप इतने सही हो तो आप मानहानि का दावा ठोको ना। आपने 272 दिन समाज की महिलाओं को बिठाया ना, अंबेडकर समाज की महिलाओं को बिठाया ना, तुम आमदार हो ना, ये तुम्हारा दूसरा टर्म है ना। 1 इंच भी जमीन लेके दिखाई क्या अम्बासरी में? बताओ मेरे को। सही। हम लड़के हैं, हमने बाबा साहब की मूर्ति वहां पे बिठा के दिखाए। ये वो जगह बाबा साहब की थी। सही बात। इतना गट्स है, केसेस लिए हम लोगों ने, हमारे ऊपर केसेस है। फिर ये लोग क्या हमको बताएंगे? सिर्फ राजनीति करना है, सत्ता में रहना है, मेरे बाद मेरा बेटा बनेगा, मेरे बाद मेरी बीवी बनेगी, यही चलते आ रहा है, यही चलता रहेगा। इसको बदलने के लिए जन बदलाव शुरू किया है। मैं सवाल पूछूंगा सुयश, सवाल तो पूछूंगा, सवाल को पूछना जरूरी है, ये मेरा अधिकार है और ये अधिकार मेरे से कोई छीन और जरूरी भी है सवाल पूछना। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एनएमसी इलेक्शन में जन बदलाव पार्टी के जो है वो सब कार्यकर्ता खड़े होने वाले, उम्मीदवार जो भी खड़े होंगे, क्या देख के उम्मीदवार चूज करने वाला, क्या माइंडसेट रहेगा, क्या आइडियोलॉजी रहेगी, क्या रोड मैप? आइडियोलॉजी बहुत सिंपल है। इस देश के संविधान को मानने वाली आइडियोलॉजी, बाबा साहेब को मानने वाली आइडियोलॉजी, भगत सिंह को मानने वाली आइडियोलॉजी, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाली आइडियोलॉजी, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसको मानने वाली आइडियोलॉजी जन बदलाव की है। आप इंडियन हो, आपके लिए हम लोग खड़े हैं। अब रही बात चुनावी प्रक्रिया की, तो जाति धर्म को छोड़ के, जाति धर्म को साइड में रखते हुए हम लोग सही काबिल उम्मीदवारों को, जो बिना नगर सेवक बने, यश गौरखड़े जैसे लोग जो किसी पद पे नहीं है, वो लोगों को जन बदलाव टिकट देगा। जनता से बात चल रही है, लोकल कमेटी से बात चल रही है, सेटिंग वेटिंग वाला काम नहीं है कांग्रेस जैसा, भाजपा जैसा हमारा। हम जेन्युइनली खड़े हो रहे हैं और वहाँ पे जनता से पैसा भी लेंगे, जनता से वोट भी लेंगे, जनता से प्रचार भी करवाएंगे, और यहाँ से हम लोग नगर सेवक का इलेक्शन जीत के नागपुर में मेयर जन बदलाव का बिठाने जा रहे हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो है ये हम लोगों ने मैंडेटरी नहीं किया है, कंपलसरी नहीं किया है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे पढ़ने की चाह थी तो वो काम धंधे पे निकल गए गरीबी के वजह से,
एजुकेशन अपना ये लोग कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन जन बदलाव में एक खासियत और वो हमारे बाईलॉज के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कंपलसरी कर रहे हैं। कर अगर आप 8वीं पास हो, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। आप 4थी पास हो, आप दरवाजे खुले हैं। आप PhD हो, दरवाजे खुले हैं। अगर आप आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए, जन बदलाव आपकी पढ़ाई कंप्लीट करवाएगा। ओके। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए। क्या है भाई, अगर आपको बोलना नहीं आता ना तो आप किसी को सीख लोगे। आप देयर इज अ स्कोप ऑफ बेटरमेंट एवरी टाइम, राइट? तो आप सीख लोगे। आपको संविधान नहीं पता, वकील को आप हायर कर लोगे। आपको अकाउंट नहीं पता, किसी को ना किसी को आप हायर कर लोगे। लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आपको स्किल्स सिखाया जा सकता है, आपको नीयत सिखाई नहीं जा सकती। हमको नीयत वाले लोग चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए, और जनता के बीच से ही मिलके हमको ये भी मिल रहे हैं। और आने वाले समय में बहुत मजा आने वाला है भाई। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू फैक्ट्स एंड फिगर्स, कि आपको नागपुर में सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव जो फेलियर है वो क्या लगता है? करप्शन सबसे बड़ा है। करप्शन, प्लीज जस्टिफाई। सी, अगर एक रोड बन रहा है, प्रशासन है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो अगर नगर सेवक नहीं है तो हैंडल कौन करता है? ये मनपा एक डिपार्टमेंट करता है। एक तो MP करता है, यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खासदार। दूसरा कौन करता है? लोकल MLA। ये 2 ही लोग हैं जो हैंडल करता है। तीसरा वो है स्टेट CM नागपुर से ही। ये 3 लोग चला रहे महानगर पालिका को। अब यहाँ पे क्या है कि आपने देखा होगा कि रोड, उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको 3 ही। रोड बन गया 6 महीने पहले। अभी उसकी हालत क्या है? आप अधिवेशन में जो रोड बने आप जाके देख लो, उखड़ गए, पूरे खत्म हो गए। पूरे बने जब अधिवेशन, इस बार तो ज्यादा दिन का था भी नहीं, फिर भी इतने ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे अगर मान के चलो मैं शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा लेता हूँ, नागपुर में सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है? आप जाना चाहोगे? बदतर नहीं, कभी नहीं। सरकारी स्कूल में आप अपने बच्चों को डालना चाहोगे? कितना पैसा खर्च होता है दोनों मिला के? 550 करोड़ से ज्यादा फंड्स मिलते हैं हर साल, खर्च होता है हर साल। NMC से। स्टेट का पैसा अलग, सेंट्रल का अलग। करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इतने में तो कितनी बड़ी बड़ी और कितनी सुविधा मिल जाती है लोगों को। भाई मुझे एक चीज सवाल पूछना है नितिन गडकरी जी से, या मुझे एक सवाल पूछना है देवेंद्र फडणवीस जी से, कि अगर आपने इतना बढ़िया नागपुर बना दिया है तो आपके बच्चे NMC के स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? जितने लोग नगर सेवक के लिए खड़े हो रहे हैं, नाली गटर कचरा पानी ये सब बन जाएगा। ये चिल्लर बात है, ये हो जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इसका क्या? आपने कितने लोग रोजगार दिया बताओ मुझे? नागपुर में मिहान बना लिया, लॉजिस्टिक पार्क बना लिया, नया नागपुर आपने बना लिया। बाहर जाते हैं। समृद्धि महामार्ग नागपुर में ट्रक्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है, पोट्टो को यहाँ से बाहर भेजने के लिए। कैन बी, इट इज when you go to Pune and when you talk like in Marathi, they see you in a very different way. की ही कोणती मराठी बोलते थे? अरे आमची मराठी हेच होय। आम्ही वराडी लोक आहोत, विदर्भचे लोक आहोत। आमची मराठी अशीच आहे। आम्ही मले तुले म्हणून आम्ही काय गावरानी नाही आहोत। आमची ही मराठी अशीच आहे। आम्ही मराठीमध्येच बोलतो आणि असं बोलतो आम्ही। लोग मला म्हणतात की तू मराठीमध्ये का बोलना, तो लोग मेरे को बताएंगे मेरे को किस लैंग्वेज में बात करना है। मैं तेलंगाना में रहा हूँ, मैं देश के बहुत स्टेट्स में मैंने काम किया, मुझे लैंग्वेजेस नहीं आती। लेकिन एक चीज़ है कि एक कॉमन लैंग्वेज आपको कम्युनिकेशन के लिए होना चाहिए। इफ़ आई गो टू तेलंगाना एंड वहाँ पे लोग अगर बात नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मैं अगर बात नहीं कर पा रहा हूँ तेलुगु में, तो आई कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड आई एम वेरी फ्लुएंट इन इट, तो मैं वहाँ पे बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे यार ये जो है ना, ये मेन मुद्दों को भूल के ये लोग ना यार, मेरे को बताओ, ये लोग इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बना रहे हैं। अगर फ्लाईओवर नहीं बनता तो नागपुर मरने वाला था क्या? नहीं, नागपुर के लोग मरने वाले थे क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि फ्लाईओवर के पहले बेटर था। नहीं, वो डिबेट का टॉपिक हो सकता है, लेकिन सही में आप इतना करोड़ों का, लाखों करोड़ों रुपए का आप जो फंड लेके आ रहे हो, उसमें आप फ्लाईओवर बना रहे हो, उसमें आप मेट्रो लेके आ रहे हो। लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये बनाओ, अच्छी बात है, अर्बन डेवलपमेंट होना चाहिए, NMRD का अंतर्गत होना चाहिए काम। लेकिन क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है क्या कि तुम्हारे पास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है ही नहीं,
तो तुम किसके लिए बना रहे हो? किसके लिए बना रहे हो? इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। जितना तुम काम दिखाओगे उतना तुमको पैसा मिलेगा। कंपनी कौन सी है? तो जो मॉल बना रही है, पता करो किसकी है कंपनी, किसको ये लीज आउट किया जा रहा है? नेताओं की है, गडकरी की। पता करो। अच्छा, बिल्कुल पता करो। VIPL किसका मॉल है, पता करो। पता करो कि ये सीमेंट के रोड के जो मेन काम है वो किसको मिल रहे हैं, पता करो। आपको समझ में आएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कौन सी कंपनी ने खरीदा है वो भी आप पता करो। ये है करप्शन। इसके बारे में आपको ये है इनडायरेक्ट करप्शन, इसको समझ में नहीं आएगा। करप्शन लोगों को पता है क्या लगता है? घूसखोरी, भ्रष्टाचार, 500 के नोट। हाँ, ये वो नहीं है भाई। ये जो इनडायरेक्ट करप्शन है, ये जो कि लोगों ने बीजेपी को इसलिए चुना था कि लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार से खत्म हो गए थे, परेशान हो गए थे। ऐसा कौन सा काम है बीजेपी ने नहीं किया जो कांग्रेस ने किया था? उसका बस वे चेंज, डबल किया। और वे चेंज कर, डबल किया, इंटेंसिटी से किया। वो या जनता भुगत रही है। लोगों को क्या लगता है ना कि भाई बदलाव कैसे होगा, हो सकता है क्या? तो घर पे बैठ जाओ। काहे को तुम गाला मारते नेता को? क्यों गाला मार रहे हो तुम नेता को? तुमने कभी आंदोलन देखे क्या? सरकारी स्कूल बंद होगी जिसके ऊपर 500 करोड़ रुपए खर्च होता है, उसके सामने पेरेंट्स लोग आंदोलन कर रहे हैं। भाई 5 साल पहले कोविड आया था। हाँ, कितने लोग मर रहे थे सुबह, अपन लोग फील्ड पे ही थे, काम ही कर रहे थे। अपन लोग, नागपुर का युवा भाई बहुत तेज है। जिसको नहीं पहचानते थे उसकी हालत देखकर रोना आ रहा था। लोग कैसे मर रहे थे वहां पे। मैंने मेरे बहुत अपनों को खोया है वहां पे। क्या जनता सुधरी है क्या? कितने नए हॉस्पिटल्स बन गए नागपुर में। अरे हॉस्पिटल छोड़ो, कितने नए दवाखाने बन गए, क्लिनिक बन गए? नहीं बने ना, क्योंकि आपने मांगा ही नहीं। मांगे, सही बात है। आपने रोड मांगे, सीमेंट की फैक्ट्रियां है ना उनकी नेताओं की, है या नहीं है? बना रहे कि नहीं रोड? बकाबक पूरे रोड ही रोड बन रहे। हर साल 1100-1500 करोड़ का फंड मिलता है नाग नदी के लिए। नाग नदी में तो नाव चलने। तो भाई ये सारी करप्शन की चीजें हैं। मुझे लगता है कि नागपुर के लड़कों में, नागपुर वासियों में एक चीज है। मुझे एक बात बताओ, इस देश में टाटा का पहला प्लांट कहाँ लगा था? नागपुर में। तो ये एम्प्रेस मॉल, एम्प्रेस मिल, टाटा बाग, राइट। हाँ, तो जमशेद जी टाटा ने कुछ ना कुछ सोच के किया था ना। एग्जैक्टली। नागपुर के अंदर वो कला है कि नागपुर के लोग बेच सकते हैं, लेकिन गुजरात में नहीं है। हाँ, गुजरात में नहीं है। गुजरात के लोग 5 किलो अनाज पे वोट नहीं दे रहे। गुजरात के लोग जो है वो नाली गटर पे वोट नहीं दे रहे। गुजरात के लोग जाति धर्म के ऊपर वोट नहीं दे रहे। गुजरात के लोग काय को वोट दे रहे? अरे मोदी जी, मोटा भाई, मोटा भाई, हमको यहाँ पे धंधा चाहिए। हाँ, यहाँ पे बिजनेस समिट लो। नागपुर में जो प्रोजेक्ट जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस को बोलो कि वो गुजरात में लेके आए, टाटा एयरबस का। ओके, ये मांग रहा। हम लोग क्या कर रहे हैं? बेवकूफ बन के बैठे हुए हैं। हम लोग या तो ये गटर नाली देख रहे या तो जात पात देख रहे, बस सही यही मिलता है, यही मिलता रहेगा। इसलिए जन बदलाव ये सोच में है कि भाई अब हो गया, करो या मरो। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि एकदम ग्राउंड लेवल से करना पड़ेगा। पहले जनता को जगाना पड़ेगा, बाद की बातें नहीं। जनता जाग गई है। जनता ने मिलके ही एक नया विपक्ष बनाया है। अब उसके अंदर ढांचा तो एक तैयार हो गया, उसके अंदर सही उम्मीदवारों का चयन करना है। एक सर्वे टीम काम कर रही है। हमको तो लगा ही नहीं था कि कोई आके हमारा फॉर्म भरेगा। भाई बहुत लोग फॉर्म भर रहे हैं आके। क्या बात, बहुत लोग फॉर्म भर रहे हैं, भरोसा दिखा रहे हैं। टू बी वेरी भरोसा भाई लोगों ने मिलके बनाया है। मिलके। मुझे बताइए पिछले 1 साल में ऐसा कौन सा नेता है जो जनता की आवाज उठा रहा है? बताओ मेरे को आप। शायद ही कोई नहीं। तुम्हारे घर पे हमला होता है, दुश्मन तुम्हारे घर पे हमला करवा रहा है, तुम्हारी मदद के लिए कोई है नहीं, तुम क्या करोगे? इलेक्शन तुम खुद लड़ोगे ना? खुद लड़ेंगे। इलेक्शन की डेट रिलीज होने के बाद मैंने कई नेता देख लिया जो कि आ गए रील बनाते हुए। तो देखेंगे, देखो रियल ये होता रहेगा। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि नागपुर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर मैं आपको एकदम फैक्ट्स पे बात करूं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रोजगार का। रोजगार पे आ रहा मैं, एनएमसी का जो मनपा का रोजगार वाला एक स्कैम है, वहां पे बहुत सारी वैकेंट है। लेकिन तो वो क्या सीन है वो बताइए पूरा। तुम्हारा चैनल बंद करा देंगे ये लोग। अरे बताओ क्या है भाई, नागपुर महानगर पालिका में कुछ यहाँ के एमएलए सारे पॉलिटिकल पार्टी के मिलके एक कंसल्टेंसी चलाते हैं, मैन पावर कंसल्टेंसी। ये इनके पिट्टुओं को मिलती है चलाने के लिए। मोर देन 17,000 से ज्यादा लोग ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय पे काम कर रहे हैं। कहाँ पे?
नागपुर महानगर पालिका में। ये आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि डेटा जो है इन्होंने दिया ही नहीं अपन को अभी तक का। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 3,000 लोग हैं, एनएमसी में 17,000 लोग हैं, जबकि एनएमसी में रिक्वायरमेंट ही है कि भैया और कम से कम 5,000 जो वैकेंसीज है वो एनएमसी के अंदर है, जिसके अंदर सब लोग आ गए, सफाई कर्मचारी आ गए, एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, एनडीएस आ गया, आपके सारे के सारे लोग उसके अंदर आ गए। ये लोग क्यों ओपनिंग नहीं करते हैं? ये लोग कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन करते हैं फायदे के लिए कि भैया हमको एक कंपनी है, आप हमको पैसा कमा के दो। पैसा नहीं है यहाँ पे, कंपनी पैसा मांगती है, तो तुमको जब लॉस में ही जाना है तो तुम कंपनी को आउटसोर्स क्यों कर रहे हो? सीधी बात, ऑलरेडी आप सब ओसीडब्ल्यू नाम की जो कंपनी जो पानी पहुंचाती है घर घर, गडकरी जी कहते हैं कि हमको 24 घंटा पानी नागपुर को देंगे। हाँ, नागपुर में पानी नहीं मिल रहा लोगों को। कुछ जोन छोड़ दिया जाए जो प्राइम जोन है, धर्मपेट जोन और लक्ष्मी नगर जोन, ये कुछ जोन को छोड़ दो आप, बाकी पूरा नागपुर में हाहाकार है। 2 घंटे के लिए नल आ रहा है। क्या नागपुर में पानी की कमी है? गलत नहीं है ना। कैसे 720 मिलियन लीटर पर डे, 720 गुनेला 10 लाख लीटर, मतलब 7,200 लाख लीटर पानी ये निकलता है कनान और गोरेवाड़ा से। कैसे कमी होगी? क्योंकि ये पानी स्कैम है। पानी का भी स्कैम है। पानी का भी स्कैम है। 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए यूनिट एक नॉर्मल रेसिडेंशियल को लगता है। हाँ। नागपुर में। हाँ। यही कमर्शियल में अगर आप जाओगे तो 90 रुपए यूनिट है। कमर्शियल वाले ब्लैक में खरीद रहे, इंटू 10 कमर्शियल वाले ब्लैक में खरीद रहे। जो हिस्से का पैसा जनता का था या जो पानी जनता को मिलना चाहिए था वो ब्लैक में ये लोग बेच रहे हैं। ओके। और जो दूसरा जॉब्स में ये हर शहर की कहानी है। इंसान घर से सब्जी लेने के लिए निकलता है तो हम लोग कहाँ से खरीदते हैं भाई? रोड से खरीदेंगे, रोड से, मार्केट से हम लोग खरीदेंगे। लोग कहते हैं कि रोड चलने के लिए। हाँ भाई, एकदम सही बोल रहे हो, रोड चलने के लिए, लेकिन चलने लायक है क्या वो? तुम अतिक्रमण के नाम के ऊपर तुम लोगों के घर उजाड़ रहे हो, ये पाप है। तुम्हारी थ्योरी एकदम सही है भाई, एकदम सही है। मैं तुम्हारी थ्योरी को सल्यूट करता हूँ। क्या थ्योरी है, वाह। फुटपाथ चलने लायक है, बहुत सही, चलने लायक है। क्या तुमने रोजगार दिया लोगों को? तुमने जो वादे किए थे, तुमने रोजगार दिया किसी को? एंटरप्रेन्योरशिप की तुम बात करते हो, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, किशोर लोन, इसकी बात करते हो, तुम एमएसएमई की बात करते हो। भाई तुमने लोगों को वड़ा पाव बेचने के लिए तुम्हारे प्रधानमंत्री, मतलब हमारे प्रधानमंत्री ने मजबूर कर दिया। और लोग जब वड़ा पाव बेच रहे हैं उनके लिए एक स्कीम बनी हुई है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, उसको फाड़ के फेंक दे रहे हो, और जो मार्केट की जगह है वो तुम्हारे नेताओं को तुम बेच रहे हो। कितना पाप है भाई, कितना पाप करोगे? ये नीचे वाले छोड़ो, तुमको ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। 2,15,000 परिवार ये बेरोजगार हो जाएंगे बीजेपी अगर सत्ता में आई तो। 2,15,000 2,15,000 परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। नागपुर में आपको चाय वाला नहीं दिखेगा, आपको मॉल में जाना पड़ेगा। ये चाहते हैं गडकरी? नहीं, वो कैसे, ये चाहते कहाँ जाएंगे लोग? नहीं, नागपुर में कितनी पॉवर्टी है आपको नहीं पता? 12.5 लाख लोग जो है वो स्लम में रहते हैं भाई। 12.5 लाख लोग स्लम में रहते हैं आज। ये सामान कहाँ से खरीदते हैं? मॉल से। नहीं, ये कैसे, मतलब जो लड़का या जो आदमी एसी में बैठा है उसको बहुत आसान, अरे हट, लात मार दे रहा है उसको। ये क्या है? फुटपाथ वाले लोग। अरे भाई, है ना फुटपाथ वाले इस देश में। तुम्हारा ही प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज पे वोट मांग रहा है ना। क्या कर लिया उन्होंने? तुम बात करते हो कांग्रेस की, अरे कांग्रेस थी ही चोर, इसलिए उसको छोड़ के तुमको वोट दिए। बदलाव वाला है, तुमको लेके आया बदलाव के नाम के, और तुमने क्या किया? वही सेम बट मॉडर्नाइजेशन के साथ, उससे और इफेक्टिव तरीके से तुम कर रहे हो। तो ये तुम कहाँ ऊपर वाले को दिखाने वाले हो यार? कहाँ तुम ऊपर जवाब दोगे? ये हमारी जो एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मैं बहुत मतलब क्यूरियस हूँ उनके लिए और मैं उनको पढ़ना चाहता हूँ। और अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि पार्टियाँ जाएंगी आएंगी, पार्टियाँ बनेगी बिगड़ेगी, ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मोदी जी को देख के उन्होंने एक बात कही थी कि राजपाट का ध्यान रखना चाहिए। कुछ सोच समझ के तो बोला था। राजपाट कहाँ है? राजपाट किन लोगों के बारे में बात कर रहे हो? और तुम बात करते हो हिंदुत्व की, तुम बात करते हो कि हम हिंदुत्ववादी सरकार है। कौन बोलता है? ये देवेंद्र फडणवीस कहते हैं ना, टाइम्स ऑफ इंडिया या आई थिंक लाइफ अभी रिसेंटली कोट किया इंडिया टुडे के, इसमें इंडिया टुडे था या मुझे लगता है कि हाँ इंडिया
टुडे के कॉन्क्लेव में देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि हम हिंदुत्ववादी सरकार है। हाँ मेरे भाई, आप बिल्कुल हिंदुत्ववादी हो, लेकिन फर्क है आपके हिंदुत्व में और छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदुत्व में। छत्रपति शिवाजी महाराज ये प्रजा के लिए काम करते थे, आप किसके लिए काम कर रहे हो? अपने दोस्तों के लिए। तुम्हारे जो लोग हैं ना, वो तुम्हारे दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं। वो स्ट्रीट वेंडर हिंदू नहीं है क्या? हिंदू नहीं है, सही बात है। भगवान को नहीं मानता, हनुमान जी की हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता है। क्या किया आपने उसके साथ? उसके बच्चों को आपने उसको आपने भूखा रखा है। उसकी बीवी रो रही है कि भाई कल EMI वाला आएगा, कहाँ से भरेंगे पैसा? ठेला था, लेके चले गए। रादर देन आपको उसको रिहेबिलिटेशन करवाना चाहिए था। किया आपने? नहीं किया आपने। तो कितना पाप आप लेके जाओगे? कितना पाप आप लेके जाओगे? आप नहीं लेके जा सकते। और जिनको आप आगे रख के वो आप अगर ये सोच रहे होंगे कि हम इस धर्म की बात करेंगे हमको वोट मिलेगा, नहीं मेरे भाई, तुमको इस देश में 100 में 80 लोग हिंदू है। तुमको कितने वोट पड़ रहे हैं? 35 ईच। मतलब आधे से ज्यादा हिंदू जो है वो तुमको नहीं मानता। वो शिवाजी महाराज को मानता है, छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदुत्व को मानता है। वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानता है, वो इस देश के संविधान को मानता है, वो हिंदू मुसलमान एकता पे विश्वास रखता है। तो तुम्हारा ये पाप का घड़ा भर चुका है और जनता अब बदलाव चाहती है। मतलब इतना बड़ा शहर है अपना, ये सब चीजें सही में देखो, मैं पत्रकार हूँ, आप एक्टिविस्ट हो, तो अपन ये सब चीज देख सकते हैं, लेकिन जो आम जनता उनके नजरों में नहीं आती है चीज। कैसे बोलेंगे भाई? आप मुझे बताओ ना, आपने घर पे कोई बीमार पड़ गया, आप सोचो, ये एक उदाहरण लो, यश गोरखेड़े एक ठेले वाला है, ठीक है, सब कुछ तो तुम्हारी थियरी एकदम सही है, फुटपाथ चलने के लायक नहीं, मतलब चलने के लिए होता है, ठेला लगाने के लिए नहीं होता, या ट्रैफिक जाम हो रहा है, सब कुछ सही है। अब आप एक इंसान के तौर पे आप सोचो मेरे भाई कि एक इंसान है, उसका एक ठेला है, वो गरीब है, उसके लिए सरकारी स्कूलें थी, सरकारी स्कूलें खत्म हो गई, खराब हो गई। स्कूल है तो टीचर नहीं, टीचर है तो बच्चे नहीं, दोनों है तो स्कूल ही नहीं है, स्कूल बराबर। सरकारी अस्पताल है नहीं। स्वास्थ्य में और शिक्षा में सबसे ज्यादा कंपोनेंट है ये, 2 कंपोनेंट जहाँ पे आपको पैसा लगता है। वो इंसान ने कर्ज बाजार होकर अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का प्लान बनाया। घर पे कोई बीमार अगर हो गया तो मैं इस हॉस्पिटल में उसको लेके जाऊंगा, उसके लिए उसका खर्चा बन गया। ये खर्चा किसके ऊपर चल रहा है? तुम्हारे ठेले के ऊपर, सब्जी के ऊपर, पाव भाजी के ऊपर। छोड़ दो कौन से जात धर्म का, सब कुछ छोड़ दो, इंसान है ना। तुमने क्या किया? तुमने तुम्हारे बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए तुमने उसका घर उजाड़ दिया। कितनी हाई निकाल रहा है अपने वो दिल से। और एक नहीं, 2 नहीं, 2,15,000 परिवार है नागपुर के, 2,15,000 परिवार। क्या कितनी वो लगेगी यार, कितनी बद्दुआ मिलेगी भी। आप पाप कर रहे हो भाई, और धर्म ये नहीं और यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो रही है। आप भगवत गीता पढ़ लो, आप कुरान पढ़ लो, आप बुद्ध धर्म को पढ़ लो, आपको कहीं पे भी इजाजत नहीं है कि आप किसी के साथ, किसी कमजोर के साथ आप छल कपट करोगे। बहुत इंटेंस हो गया। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। हाँ, एक थोड़ा सा हल्का करते, एक रैपिड फायर ले लेते जाते जाते। ठीक है, आपसे वही मैं आपको 2 चीजों में ऑप्शन दूंगा, आपको एक चीज चूज करके बोलना है 1 वर्ड में। ठीक है? अरे कोई ज्यादा नहीं, इतना कुछ वो नहीं, एकदम इजी है। बोलो। आपने इतना सारी चीजें खोली दी हो तो थोड़ा सा और सही। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, सत्ता या संघर्ष? सत्ता में संघर्ष। सत्ता में संघर्ष, ठीक है। आंदोलन या चुनाव? आंदोलन। आंदोलन क्यों? आंदोलन ये करना ही है। आंदोलन मतलब वो जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होता, आंदोलन मतलब बोलना होता है। तो अभी रास्ते पे बोल रहे हैं, कल हमारा मेयर बनेगा तो वो बोलेगा, मेयर नहीं बनता है तो और 5 साल रास्ते पे हम लोग लड़ेंगे। प्रोसेस, ये चुनाव तो एक, भाई देखो भाई, आप एक बात समझ लो, ये एग्जाम है, एग्जाम में फेल होंगे तो भी उसकी प्रिपरेशन वापस करेंगे। यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा है वो। नागपुर की राजनीति साफ है या गंदी? गंदी है, बहुत गंदी, बहुत गंदी बना दिया गया है। नागपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, नागपुर के लोग बहुत पीसफुल है, नागपुर के लोगों में बहुत भाईचारा है। आप रैंडमली रास्ते पे कुछ भी हो गया और आपने हेल्प मांगे, लोग आपको हेल्प करेंगे 100%, ये सही करेंगे। नागपुर के लोग तुम्हारी जात धर्म, तुम टोपी पहन के, तुम धागा पहन के, तुमको वो नहीं देखने वाले, तुम्हारे हेल्प करेंगे। ठंडी में करवा लो तो कंबल उड़ा देंगे,
मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम ये सोशल एक्सपेरिमेंट करवा लो, करवा लो। लोग तुम्हारी मदद करेंगे। गंदा किया है यहाँ के नेताओं ने गद्दी के लिए, और वो गद्दी को फेंकना है, गद्दी पे जनता के बच्चों को बिठाना है। यही हमारा मोटो है। तो संघर्ष, बिल्कुल संघर्ष। इलेक्शन ये जाते आते रहेगा, नेता के हर 5 साल में बदलते हैं, हमको जनता को चेंज करना है। ठीक है। नागपुर का भविष्य एक उम्मीद की तरफ है या एक चिंता का विषय है? चिंता का भी है। चिंता का विषय इसलिए है कि लोगों ने उम्मीद खो दी है कि कुछ बदलाव हो सकता है। लोगों आँख खोल के लोग सो रहे हैं कि भाई कुछ हो जाए, लेकिन उम्मीद ये है। नागपुर के लोग मुझे नागपुर का बेटा कहते हैं, तो बेटा होने के नाते उनकी उम्मीद पे खरे उतरना, ईमानदारी से, जीत हार छोड़ो भाई। आज भी हमको क्या कोई नेता वेता है ये? कोई नहीं। अरे हम एक सड़े से कॉर्पोरेटर भी नहीं है, छोड़ दो तुम। हम नागपुर के बेटे हैं। नागपुर के बेटे होने के नाते लोगों को ये बताना कि तुम्हारी जो उम्मीद है उसको कायम रखो, क्योंकि ये प्रयास जो है ये सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा, जरूर होगा। लेकिन जन बदलाव का एक अगर स्लोगन देना है तो क्या रहेगा? बदलाव जरूरी है। सही। बदलाव जरूरी है। कुछ नेताओं के नाम लूंगा, उनको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है, सिर्फ एक वर्ड में। हम बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन बोलो भाई। नहीं, हाँ बिल्कुल। सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस, सीएम। देवेंद्र फडणवीस इज एन एम्बिशियस पर्सन और shrewd पॉलिटिशियन। नितिन गडकरी। नितिन गडकरी एज ए विजनरी गाय, वो जाके सीखते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता। बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, ठीक है। आपके फेवरेट विकास ठाकरे? मेरे फेवरेट नहीं विकास ठाकरे, मेरे फेवरेट थे, अब नहीं है। विकास ठाकरे कॉम्प्रोमाइज। नितिन राउत। नितिन राउत जस्ट एक, क्या बोलूँ मैं उसको, मोहरा। नहीं मोहरा नहीं। नितिन राउत इज जस्ट एन ऑप्शन। ऑप्शन, पपेट। कोई नहीं है इसलिए पपेट नहीं, पपेट बोलना सही नहीं रहेगा। नितिन राउत इज जस्ट एन ऑप्शन, कोई नहीं है इसलिए नितिन राउत है। उद्धव ठाकरे। पॉटेड प्लांट्स। एक पेड़ होता है जो जंगल में उगता है, एक पेड़ होता है जिसको आप रूम के अंदर उगाते हो, तो वो रूम में उगाया हुआ प्लांट है। लेकिन बाल साहब ठाकरे, सल्यूट। शरद पवार। चाणक्य। नो वन कैन सेकंड गेस भाई। मतलब मैं कुछ जगह पे ऐसे नहीं बोलूँगा कि डायरेक्टली काम किया, बट कुछ जगह पे मैंने बहुत क्लोजली चीज़ें। तो जो चाणक्य महाराष्ट्र पॉलिटिक्स बोलते थे तो ये देश की पॉलिटिक्स में भाई, नेशनल पॉलिटिक्स। बट यही अगर चाणक्य ने चंद्रगुप्त पैदा किए होते तो किसी कुछ और होती। और कुछ जो सही बात है। अजीत पवार। आलू का नाम देखा है आपने? आलू के बिना कुछ नहीं बनता। अजीत पवार। लास्ट 2 बस। अमित शाह। अमित शाह के बारे में क्या बोलूं? अमित शाह इज अ हार्डकोर पॉलिटिशियन, और वो पॉलिटिशियन है, वो लीडर नहीं है। पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन और लीडर में फर्क होता है। उनको सिर्फ इलेक्शन जीतना है, उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। एंड पीएम मोदी। पीएम मोदी इज एन एक्सपीरियंस्ड गाय। सारे मतभेद छोड़ के सब, अगर मैं मोदी की बात करूँगा तो अनुभव है, सरसंघ अपना आरएसएस के वो प्रचारक रहे हैं। ही कैन सेकंड गेस कि जनता के दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो बेवकूफ़ अच्छा बनाते हैं। प्रॉपर गुजराती है, सब कुछ बेच सकते हैं, सब कुछ बेच सकते हैं वो। इसलिए आज वो सबसे बड़ी पोस्ट पे आए हैं। और सही बोलूँ तो हिटलर का मैं नाम लूँगा। हिटलर, क्योंकि आपको पहले लोगों ने गरीबों का नेता समझा, आपको इसलिए उस पद पे बिठाया गया था। मनमोहन सिंह, मतलब ही इज अ वेरी अंडररेटेड पॉलिटिशियन, बट मनमोहन सिंह ने एक चीज़ बोली थी कि सबसे बड़ी गलती होगी मोदी को पीएम बनाना। हम लोग देख रहे हैं, तो बिल्कुल हिटलर कहूँगा मैं मोदी जी को। सोनिया गांधी is a iron lady, I can say, because she lost her mother-in-law in front of her. She lost her husband. मतलब तुरंत हुआ. And then she comes from abroad
and then she is settling up in Indian politics. So भाई एक महिला का इंस्पिरेशन सोनिया गांधी होनी चाहिए सब मुझे लगता है, क्योंकि इंदिरा गांधी वो शी वॉज अ डॉटर ऑफ XPM, ऑनरेबल XPM नेहरू, है ना. बट बाहर से कोई आके इस देश में अपनी सास को भी गंवा रहा है, अपने पति को भी गंवा रहा है, और उसके बाद इस देश की राजनीति में आगे बढ़ रहा है, तो शी इज़ अमेजिंग. मतलब भाई इंस्पिरेशन है लड़कियों के लिए. लड़कियों ने सीखना चाहिए कि भाई सब कुछ गंवाने के बाद भी आप कैसे स्ट्रांगली खड़े रहो. डॉक्टर मनमोहन सिंह एज अ PM विद सोनिया गांधी और विदाउट सोनिया गांधी कौन सा बेटर था? that's समथिंग इंटरनल. और इसके पीछे बहुत बड़ी थियरी है. मतलब आपने वन वर्ड बोल दिया तो विदाउट सोनिया गांधी आई कैन से. क्योंकि जो मुझे भी पता है आज तक का फाइनेंस अपना इसलिए स्टेबल लिबरलाइजेशन और ये सब जब आप पढ़ोगे तो भाई तो उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है. एग्जैक्टली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन. मतलब वो टाइम पे अगर सही चीज उनकी चीजें सामने आ जाती तो लोग बोलते कि भाई इसका क्या विजन है, इनने जो किए हैं वो उसको बोलते हैं एक्चुअल विजन. और कोई नाम है किसी का? नहीं बस दैट्स इट. सो दिस राहुल गांधी का पूछ लो ना. हाँ ठीक है, राहुल गांधी का बता दो. राहुल गांधी के क्या क्या विचार है आपका राहुल गांधी को लेकर? PM बन सकते हैं क्या कभी जीवन? ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन. राहुल गांधी ये पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक नेता है. नेता और पॉलिटिशियन फर्क. लीडर है वो. और उनको ही समझना पड़ेगा कि कांग्रेस को अब जरूरत है शुद्धिकरण की, अच्छे लोगों की, अगर कांग्रेस को आगे बढ़ाना है तो. प्रशांत किशोर ने कहा था कि री इनकारनेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस को पुनर्जीवित करना है. जो कांग्रेस महात्मा गांधी की थी, इंदिरा की नहीं. तो अगर राहुल गांधी एक NGO चला सकते हैं, ये मैं कहूँगा. पॉलिटिक्स इज वो बहुत साफ इंसान. नॉट अ कप ऑफ टी. नॉट अ कप ऑफ टी है भाई. पॉलिटिक्स हम सब की कप ऑफ टी नहीं है. राहुल गांधी एक साफ इंसान है. राहुल गांधी एक साफ इंसान है. राहुल गांधी कांग्रेस में दशकों के बाद आया हुआ एक हीरा है. ये मैं कहूँगा हीरा है वो. हीरा ही इज अ डायमंड इन कांग्रेस. बट कांग्रेस के लोग उसको खत्म कर देंगे. अभी आपको अगर ऑफर आया बीजेपी या कांग्रेस दोनों में से कोई? भाई ऑफर पहले ही आ गया था. कैसी बात कर रहे हो? ऑफर पहले ही आया था. ऐसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने ऑफर नहीं किया. लेकिन हमको काम करना है जनता के लिए, नेताओं के लिए नहीं. दलाली नहीं करना है पार्टियों की. नेता के लिए काम नहीं करना है. नेता का झंडा लेके नहीं घूमना है. नेता बोलेगा फोन करके ये काम मत कर रहे, काम नहीं करना है. जनता जो बोलेगी वो काम करेंगे. आधी रात में भी हम लोग दौड़ के जाते हैं. अब वही काम हमारा रहेगा. हमारे ऊपर कोई नहीं है. हमारे ऊपर जनता है. जनता बोलेगी गटर में उतरो, गटर में उतरेंगे. जनता बोलेगी कुएं में कूद जाओ, कुएं में कूद जाएंगे. जनता जो बोलेगी वो जनता के लिए. जो सही है वो सही. लेकिन जनता जब गलत करेगी, जाति धर्म की बात करेगी, हिंदू मुसलमान की बात करेगी, भेदभाव की बात करेगी, 2,000 रुपये लेके वोट देगी, बिरयानी खा के वोट देगी, तो समझाएंगे उनको. और यही हम लोग कर रहे हैं. जन बदलाव की जो यात्रा है, अभी नागपुर बदलाव यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो उसमें एक शपथ है. हम लोग जनता से दिलवा रहे हैं कि मैं यश गोरखेड़े, मैं जाति धर्म पे वोट नहीं दूंगा, मैं हिंदू मुसलमान पे वोट नहीं दूंगा, मैं भारत पाकिस्तान पे वोट नहीं दूंगा. मैं वोट दूंगा अपने बच्चों के लिए दूंगा, अपने बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए दूंगा. मोदी जी आएंगे और कहेंगे मेरे को देख के वोट दो, मैं मोदी जी का भाषण सुनूंगा, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दूंगा. नेता आएगा, 2,000 की नोट देगा, बिरयानी खिलाएगा, दारू पिलाएगा, 90 पिलाएगा. हम सब करेंगे, पैसा भी लेंगे, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देंगे. और जन बदलाव अगर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार इसकी बात करेगा, विकास की बात करेगा, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करेगा, सही उम्मीदवारों को टिकट देगा, जन बदलाव को वोट देंगे. वरना वोट नहीं देंगे. विषय खत्म. सीधी बात. सो जन बदलाव पार्टी से तो जो है उम्मीदवार खड़े होने वाले. यश गोरखेड़े क्या इलेक्शन लड़ेंगे? देखो यार, मेरा ऐसा कोई मन नहीं है इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि मेरे साथ एक पूरी की पूरी टीम खड़ी हो रही है और मैक्सिमम सीट्स पे. मतलब ये कहने में कोई दो मत नहीं है कि पूरी की पूरी सीट्स पे भी हम लोग खड़े कर सकते हैं अगर उतने अच्छे और क्वालिटी उम्मीदवार हमको मिले तो. और रही बात यश गोरखेड़े की, तो मैं जनता अगर बोलेगी और जहां से बोलेगी वहां से मैं चुनाव लड़ लूंगा. वो कोई बड़ी बात नहीं है. बोलेगी तो
लेकिन अगर जनता चाहती है कि मैं रुकूं तो मैं रुकूंगा। अगर मेरे से कोई बेटर कैंडिडेट है जिसको यश गोरखड़े सपोर्ट करना चाहिए, मैं उसके लिए कैंपेनिंग करूंगा, घर घर जाऊंगा, हर दरवाजा खटखटाऊंगा, हर चौक पे जाऊंगा, हर झोपड़ी में जाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि बदलाव की जरूरत है भाई, और ये है वो लड़का। तो नीचे कमेंट करके बता दो कि यश भाई ने लड़ना चाहिए या नहीं चुनाव, है ना। खराब भाई, बहुत मतलब बहुत सारे प्रभाग के लोग हैं, वो फोन करके बोल रहे हैं कि हमको आपको वोट देना है। वोट देना है भाई कहाँ से लड़ रहे हो? हम वोट दे सकते हैं क्या आपको? हाँ। तो ऐसा नहीं है। मैं अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसी कुछ डेवलपमेंट अगर होती है 30 तारीख तक का, तो मैं बिल्कुल ये डिक्लेयर करूंगा कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और ऐसा नहीं होता है तो हमारे उम्मीदवार अच्छे रहेंगे। हमारे उम्मीदवारों को 4 वोट है ना तुम्हारे पास, वोट दो। वोट दो, चारों के चारों लोगों को निकाल के लो। क्या होगा, कौन से तुम स्विट्जरलैंड में लोग ये सोचते हैं कि क्यों वोट दे, क्यों क्या करे। भाई तुम स्विट्जरलैंड में रह रहे हो। हाँ ना, ये भी तो मतलब जबरदस्त चल रहा है सिटी में, एक नंबर है। नहीं है। अबे वही जिंदगी हमारी है, वही धूल खा रहे, वही प्लास्टिक के चावल खा रहे, वही नाली गटर है, वही कचरा है, स्कूल अस्पताल नहीं है, और तुम उस कंडीशन में सोच रहे हो कि नया व्यक्ति होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। ये तो सही समय, वही बोल रहा हूँ, सही समय है। बिल्कुल होना चाहिए। जन बदलाव नहीं भी रहता ना तो हम लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते हैं। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब चुनाव चिन्ह पे नहीं, अब बदलाव पे वोट पड़ेगा। एक वोट बदलाव के नाम। नाइस। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अब जो मतलब ठीक है कुछ युवा है जो कि मतलब इंटरेस्टेड है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ देम मतलब वो लोग जो अभी जेनजीज बोलते हैं वो लोग पॉलिटिक्स से मतलब थोड़ा सा दूर ऐसा आपको लगता है? बहुत ही पॉलिटिकली वाइब्रेंट नागपुर है, बहुत पॉलिटिकली वाइब्रेंट लोग हैं। नागपुर का युवा बहुत शार्प है दिमाग से। अभी के जेनजीज जो है, अभी की जेंजीज भी है भाई। ऐसा हमको लगता है कि जेंजीज नहीं है। नेपाल में देखा था ना क्या हुआ था। नेपाल का वायलेंस में समर्थन नहीं करता, लेकिन अगर एकजुट हो जाए तो बात क्या है कि भाई प्लेटफॉर्म नहीं था। प्लेटफॉर्म नहीं था लोगों के पास, आज प्लेटफॉर्म है। जन बदलाव का 18 साल के बच्चे भी आके बोल रहे हैं कि हमको लड़ना है, और 60 साल का वरिष्ठ इंसान भी आके बोलना है कि मेरे को लड़ना है इलेक्शन जन बदलाव से। तो ये लोग आके इलेक्शन लड़ रहे हैं। और रही बात नागपुर के युवाओं की, तो नागपुर के युवा समझदार है, उनको पता है किसको वोट देना है। जाति धर्म पे नहीं, बदलाव के लिए वोट देना। तो बदलाव के लिए वोट पड़ेगा। और पहले उल्टा था, पहले घर का मर्द बताता था कि किसको वोट देना है। हाँ हाँ। अब घर का बेटा लड़कियां बता रही है कि भैया इसको वोट दो, ये नागपुर का बेटा है, जन बदलाव वाले हैं, इनको वोट दो, ये लोग कुछ चेंज करेंगे, आधी रात में आएंगे। सही बात। जब बिना कोई पद पे रहे आधी रात में लड़ते हैं ना, तो पद पे रह के कितना हम लोग लड़ेंगे। देखेंगे यश गोरखड़े भी शायद चुनाव लड़ सकता है, चाहे नहीं भी लड़ सकता। जन बदलाव चुनाव लड़ेगा और जन बदलाव चुनाव जीतेगा। सो दिस वाज यश गोरखेड़े, एक एक्चुअल युवा नेता हम जिसे कहेंगे, जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ज्यादा बात करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे नहीं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग लोगों के साथ बातचीत सुनने के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, यानी नेक्स्ट टॉक के साथ। थैंक यू। मैं सुयश सेठिया।